हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम कोरिलेशन के बारे में जानेंगे। इसमें मैंने कल बताया था आपको कोरिलेशन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स। तो और कहा था कि दो चरों के बीच जब सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो आज हम सीखेंगे। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए दरअसल बहुत सारी विधियाँ यूज की जाती हैं। जो आपके सिलेबस में है वो है रैंक डिफरेंस मेथड, श्रेणी अंतर विधि, ठीक है। रैंक ऑर्डर मेथड भी इसको बोलते हैं। और ये क्योंकि ये विधि चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी, चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है। तो इसलिए इस विधि का नाम स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड है। इसमें मेरे पास आपको एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम सॉल्व करते हैं सीधे। आप ध्यान से समझिए, आसान क्वेश्चन होता है और एग्ज़ाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल भी है। दो चर दे रखे हैं, दो चर यानी कि दो विषयों में, दो विषय हैं हमारे पास, तो दो विषयों के अलग अलग चर मान लिया हमने, एक्स वाई चर। इसमें 8 बच्चे के अलग अलग मार्क्स हैं। ये देखिए, दो विषयों में एक्स में बच्चों के मार्क्स, वाई में बच्चों के मार्क्स। तो आप देख सकते हैं ये 8 बच्चे हैं, तो n इक्वल टू हम 8 कर देंगे, ठीक है। 8 बच्चे हैं, तो इसमें इतना ही आपके पास कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में दिया होगा, सिर्फ एक्स और वाई। इसके आगे के टेबल आपने खुद तैयार करनी है। क्योंकि मैं पहले बता दूं कि रैंक डिफरेंस मेथड में है, जो सूत्र होता है वो होता है इस प्रकार यूज, रो बोलते हैं इसको, ध्यान दें भाई, इसको रो बोलते हैं। यानी कि ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है। स्पीयरमैन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं इसको। तो सूत्र हो जाता है 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 6 सिग्मा कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये चाहे तो इस सूत्र को बहुत बार अलग अलग बुक में ऐसे भी लिखा होगा कहीं कहीं, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन, इसको अंदर गुणा कर दिया होगा इन्होंने, एन क्यू माइनस एन। तो जहाँ पे ऐसा सूत्र है ये भी एक ही बात है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक ही बात है, ध्यान दें, दोनों ही सूत्र एक ही हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने कर दिया है यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सॉल्व करके रख दिया है। तो पहली चीज़ निकालते हैं हम R1। ध्यान देना कि पहली टेबल, इन दो टेबल के अलावा हमने खींचनी है 4 टेबल। 4 टेबल में पहली टेबल जो R1, दूसरी फिर R2। R1 रैंक है एक्स चर की, R2 रैंक है वाई चर की। तो रैंक आपको पता है, सर्वाधिक अंक को 1 अंक देना है पहले नंबर का, उसके बाद जो दूसरा है उसको 2, फिर जो तीसरे नंबर पे है, जैसे कि तीसरे पे यहाँ पे 80। तो इसी ढंग से आप रैंक दे देंगे तो आप जानेंगे कि लास्ट रैंक जो होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी भाई। सॉरी, यहाँ पे मैंने 20 क्यों लिख दिया, ये यहाँ पे मैंने सुधार दिया है, 20 नहीं, यहाँ पे 8 होना था। तो लास्ट रैंक जो होगी 8वीं होगी, क्योंकि 8 ही बच्चे हैं, आप समझते हैं, ठीक। दूसरी रैंक है जो वाई के, तो इसमें भी वैसे करेंगे, सबसे बड़े अंक को 1 अंक, 1 रैंक, और सबसे छोटे को 8वीं रैंक। देख सकते हैं आप इस टेबल में वाई वाले में। तो ये हो चुका है, इतना हम कर देंगे, बहुत आसान है ये। अब निकालते हैं D इक्वल टू R1 माइनस R2। डी निकालते हैं हम, सूत्र में भी हमें D चाहिए, देखिए। तो D होता है कि R1 माइनस R2, यानी कि रैंक 1 में से रैंक 2 घटानी है। तो 7 में से 4 घटा के 3, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 0, 1 से 1 0, 8 से 7 1, 5 से 6 ऋण 1, 4 से 8 4, ठीक है। अगली टेबल, फाइनल टेबल जो होती है वो डी स्क्वायर होती है, यानी इनका स्क्वायर कर देना, डी स्क्वायर। 3 का वर्ग 9, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, ऋण 1 का वर्ग 1। देखो ऋण चिन्हों का जो वर्ग होता है वो धनात्मक हो जाता है, तो 1, 4 का वर्ग 16। फाइनल निकालना होता है हमें सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, जोड़ देना इनको, डी स्क्वायर यानी कि इन सबको जोड़ देना। तो ये 28 आ रहा भाई। तो हमारे पास n इक्वल टू 8 है। 8 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 है, ठीक है। ध्यान दें, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 28। इतना करना होता, बाकी सूत्र में मान रखना होता है, तो इस सूत्र में मान रखेंगे हम और सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए मैंने मान रख दिया है, 1 माइनस 6 इंटू, ध्यान दें 6 जो है सिग्मा के यहाँ पे है, इंटू हो जाएगा, इसका मतलब 6 सिग्मा है, ये 6 गुणा गए सिग्मा डी स्क्वायर का मान जो है 28 है, बटे n था 8, ये देखिए ब्रैकेट n स्क्वायर यानी 8 का वर्ग माइनस 1, ठीक है। ये हो गया है,
तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार। इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो सॉल्व करने के लिए 1 को भूलना नहीं है, ध्यान दें। तो 1 - 6 × 28 अपॉन 8 गुणा गए अंदर गुणा 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 × 64, ठीक है, माइनस इसको ब्रैकेट अभी ऐसे रहने दो, 1, ठीक है भाई, ये हो जाएगा 1 - 6 × 28। 8 को अंदर गुणा कर देंगे तो जो भी होगा, चाहे तो आप काट भी सकते हैं, यहाँ पे आसानी हो जाएगी, काट सकते हैं आप जिससे कि और आसानी हो जाए। तो हम पहले क्या कर देते हैं, 8 गुणा गए 64 में से 1 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो देखिए आप 3 से कट जाता है इसमें, ठीक है, 3 दूना 6, 3 कम 3, ठीक है। अब कटेगा ये 4 से कटता है, 4 दूना 8, 7, ठीक। तो ये आ गया 28 बटे, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ चुका हमारा फाइनल। यहीं पे लिख देता हूँ मैं 1 - 7 बटे 21। तो आप सॉल्व करेंगे आगे, आपको तो इतना तो करना आ जाता होगा। 21 कम 21 - 27, तो देखो कितना आया, ये 21 में से 7 गया, 14 बटे 21। तो 14 बटे 21 जो आया, इसको अगर आप भाग देंगे 21 का 14 में, तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा, 7 दूना 14 काट भी सकते हैं, 7 या 21, 3 का भाग 2 में दीजिए नॉर्मल, तो आपका जो आ जाएगा 0.066 कुछ आने वाला है। तो इसको राउंड फिगर में जो आंसर आ जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 0.07, ध्यान दें। तो रो इक्वल टू इतना। तो कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये आ चुका है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम कैसे निकाल देते हैं। आप इस सूत्र में भी मान रखेंगे क्यूब करके वाले में, तब भी यही उत्तर आने वाला है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात थी कि क्वेश्चन में पूछा जाता है शायद में कि दोनों चरों के जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी व्याख्या भी कीजिए। तो व्याख्या के लिए मैंने बताया था 0.67 आया है। जो मान आता है आइडियल कंडीशन में, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मान होता है, मैंने कल बताया था कि ±1 के बीच होता है, तो ये इसी के बीच है मान, है कि नहीं। तो अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, आप उस टेबल को देख सकते हैं। मैं आपको कल वाली टेबल दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हमारा जो उत्तर आया 0.67, और वो भी प्लस में आ रखा हमारा उत्तर, ध्यान देना, इस चीज़ का ध्यान देना जरूरी है। अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ठीक है। तो प्लस 0.67 है। तो आप इस समूह में देखिए कहाँ पे आएगा ये, तो इसके अंदर आता है, इस वर्ग में आने वाला है ये। तो ये देखिए आगे क्या लिखा, सामान्य, धनात्मक या ऋणात्मक, मॉडरेट, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं सामान्य धनात्मक सहसंबंध, यानी कि दोनों चरों के बीच x और y के बीच सामान्य धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है या पाया गया है, या दोनों चरों के बीच धनात्मक सामान्य धनात्मक सहसंबंध है। तो ठीक है, आपकी व्याख्या भी हो गई है, ये चीज़ पूछी जाती है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और कल मैं जो आपको बताऊंगा, कुछ लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि रैंक यहाँ पे तो आसान थी देनी, लेकिन कल जो क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें होगा क्या कि कुछ अंक 2 बार 3 बार रिपीट हुए होंगे, तो उनको रैंक कैसे दें हम। ये क्वेश्चन ज़्यादा इससे थोड़ा टिपिकल हो जाता है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। उसको सीखने के लिए आप कल की जो वीडियो है वो आएगी, तो उसको देखिए। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।